हेलो दोस्तों तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय राजनीति विज्ञान। देखिए आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर देख सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपकी कक्षा 11वीं का जो राजनीति विज्ञान का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर हल सहित बताने वाले हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 25 तक पूरा पेपर हल सहित बताएंगे। और दोस्तों मज़े की बात ये रहेगी कि जो हम हल सहित पेपर बताएंगे उसे साथ ही आपको याद करवा देंगे। यदि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको दोबारा इस पेपर को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पूरा समझाएंगे और साथ ही दोस्तों पूरा का पूरा पेपर याद करवा देंगे। बस जितना हम कहते हैं आप लोगों को उतना ध्यान से सुनना है और जैसा जैसा हम कहते हैं आपको बस वैसा ही करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पूरा पेपर याद करना चाहते हैं एक ही बार में, तो देखिए दोस्तों जितना हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक रफ रजिस्टर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और आप लोगों के लिए क्या कहना है कि हम इसमें जितना भी प्रश्न बताएंगे और आंसर बताएंगे, तो प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या लिख लीजिए। और इसके बाद जो आंसर हम आप लोगों के लिए बताएंगे उसे आपको पहले एक बार ध्यान से सुन लेना है और फिर उसे लिखना है। यानी कि जो आंसर हम आप लोगों के लिए बताएंगे उसे आपको साथ ही लिखते जाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि यदि आप लोग फिल्म देखते हैं दोस्तों, यदि आपको कोई कहानी सुनाता है तो वो कहानी एक ही बार में याद हो जाती है, और आप यदि वही कहानी आप कहीं पर पढ़ते हो तो वो याद नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए पूरा सुनाएंगे और साथ ही दोस्तों आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले दिए गए हैं सही विकल्प का चयन कीजिए और इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख लेना है। और इसके बाद आता है दूसरा विकल्प जिसमें लिखा है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, जिसमें लिखा है संप्रभुता। और इसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, संप्रभुता। और इसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद होते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है 1995। यानी कि मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद होते हैं दोस्तों, 395। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है निश्चित। और इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर का, जिसमें है समाज, यानी कि प्रजातंत्र की आधारशिला समाज है। और इसके बाद आता है छठे नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा हुआ है इसमें मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है अध्यक्षात्मक सरकार। यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हुए आपके सही विकल्प। दोस्तों यदि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और दोस्तों सही विकल्प पूरे होने के बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इसमें आपका पहला रिक्त स्थान दिया गया है सभी वेदों में प्राचीनतम वेद का नाम खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। क्या आ जाएगा, ऋग्वेद। यानी कि सभी वेदों में प्राचीनतम वेद का नाम ऋग्वेद है। और इसके बाद दिया गया है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष
खालिस्तान के दिन मनाया जाता है? यानी कि आपका 10 दिसंबर, तो हो जाएगा मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें दिया गया है एकात्मक राज्य में खालिस्तान नागरिकता होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों एकहरी, यानी कि एकात्मक राज्य में एकहरी नागरिकता होती है। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कमल का फूल। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह कौन सा है, क्या है? कमल का फूल। और इसके बाद आता है दोस्तों पाँचवें नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है ग्राम स्तर पर खालिस्तान पंचायत होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ग्राम, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। और इसके बाद आता है दोस्तों छठे नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें दिया गया है नगर निगम के प्रधान को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महापौर। क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पो जो आपका पा होगा उस पर दो मात्राएं होंगी, सो हो जाएगा दोस्तों महापौर। और देखिए दोस्तों ये हो गया आपके रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान पूरे होने के बाद आती हैं सही जोड़ी बनाइए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका चौथे नंबर में, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका चौथे नंबर में, जिसमें लिखा है संप्रभुता। और इसके बाद आती है दूसरी नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा हुआ है आधुनिक काल। तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर में, जिसमें लिखा है 16वीं शताब्दी से आज तक। और इसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है एक दलीय प्रणाली। तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरे नंबर में, जिसमें लिखा है रूस से। और इसके बाद आती है तो चौथे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है मत देने का अधिकार। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका पाँचवें नंबर में, जिसमें लिखा है राजनीतिक अधिकार। और फिर इसके बाद आती है पाँचवें नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका तीसरे नंबर में, जिसमें लिखा है 5 वर्ष। और इसके बाद आता है दोस्तों छठे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है त्रिपिटक। इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों आपका छठे नंबर में, यानी कि इसी के सामने, जिसमें लिखा है सुत्त विनय व अभिधम्म। तो देखिए दोस्तों ये जोड़ी आप लोग मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों आप लोग रफ रजिस्टर पर लिख लीजिए, जो कि हमने बताया था कि आप लोग रफ रजिस्टर पास में रख लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सत्य असत्य देखने को मिलेंगे, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर आपको 5 सत्य सत्य देखिए 6 सत्य असत्य देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ही बार में ले सकते हो। और इसमें देखिए आपका पहला सत्य असत्य दिया गया है दोस्तों लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद दूसरे नंबर का दिया गया है, जिसमें लिखा है समाज सुधार राज्य का अनिवार्य कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य। और इसके बाद आती है तीसरे नंबर का सत्य असत्य, जिसमें लिखा है स्वस्थ जनमत के लिए शिक्षित व जागरूकता तथा स्वतंत्र प्रेस 2 शर्तें हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रुकिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। तो देखिए दोस्तों आपका जो तीसरे नंबर का सत्य है ये हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद दिया गया है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का समयकाल 1757 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और इसके बाद आता है दोस्तों अगला, यानी कि पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है 74वें संविधान शोधन द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य।
और इसके बाद आता है छठे नंबर का सत्यासत्य, जिसमें लिखा है वह मत वास्तव में लोक मत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। तो देखिए दोस्तों, ये हुए आपके सत्य असत्य। और इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, किसने कहा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सिले। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन के ढांचे का स्वरूप निश्चित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑस्टिन। क्या आ जाएगा? ऑस्टिन। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है इनको लोकतंत्र की नर्सरी या प्राइमरी पाठशाला कहा गया है। तो ये भी हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं। क्या आ जाएगा? स्थानीय श्वसन संस्थाओं। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं। और इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है किस प्रकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा संसदीय सरकार। यानी कि जो संसदीय सरकार का कार्यकाल होता है यह आपका अनिश्चित होता है। और इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। यानी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों छठे नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है प्रत्येक राष्ट्र को किस चीज़ की अनिवार्यता अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आत्मनिर्णय। क्या आ जाएगा दोस्तों? आत्मनिर्णय। तो देखिए दोस्तों, ये हुए आपके एक शब्द में उत्तर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है संविधान की परिभाषा एवं संविधान की 2 मुख्य आवश्यकताएं लिखिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है कि आंसर को ध्यान से सुनना है और लिखते जाना है, तो आपको एक ही बार में याद होते जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका पहला दिया गया है संविधान राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। और दूसरे नंबर में लिखा है राज्य के निवासियों के अधिकारों की व्यवस्था करता है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है एकात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपकी पहली विशेषता हो जाएगी केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिमान होती है। केंद्रीय सरकार सर्वशक्तिमान होती है। और दूसरे नंबर का हो जाएगा स्थानीय सरकारों केंद्रीय सरकारों के एजेंट के रूप में काम करती है। दोस्तों आप लोग एक और लिख लीजिए, एकात्मक सरकार में एक हरी नागरिकता होती है। तो देखिए, हमने आप लोगों के लिए 3 विशेषताएं बता दी हैं। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें आपका हो जाएगा न्यायाधीशों की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। और नंबर 3, भारत के किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर कम से कम 5 तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। अथवा चौथे नंबर का, किसी उच्च न्यायालय में अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। और नंबर 5, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता कानून का ज्ञाता हो। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें लिखा है नागरिक समानता का क्या अर्थ है। समानता के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
समानता का वास्तविक अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर प्राप्त हों। जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर जो सामाजिक जीवन कृत्रिम आधार है, व्यक्ति में विभेद न किया जाए, अर्थात राज्य सभी नागरिकों को किसी प्रकार के भेदभाव के बिना उसकी बुद्धि और व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करे। आकांक्षा और योग्यता के रहते किसी व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। समानता के अंतर्गत 3 मौलिक बातें आती हैं। प्रथम, किसी नागरिक समुदाय, वर्ग या जाति के विरुद्ध प्रकार की विभिन्न अनर्हता नहीं रखनी चाहिए। और नंबर 2, द्वितीय, सभी को उन्नति और विकास के अवसर दिए जाएं। और नंबर 3, समानता का पहला अर्थ है कि समाज में कोई विशेष हित वाला ना हो। दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लिखा है अधिकारों के आवश्यक लक्षणों को लिखिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, अधिकार व्यक्ति की मांग है, अधिकार समाज की स्वीकृति है, अधिकार न्याय संगत है, अधिकार लोकहित पर आधारित है, अधिकार सर्वव्यापी है, अधिकार परिवर्तनशील है, अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित है, अधिकार सीमित भी है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें लिखा हुआ है टिकाऊ शांति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा न्यायपूर्ण और टिकाई शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्षों के कारण को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। और इसके बाद आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, मूल अधिकार न्याय योग्य है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर संबंधित न्यायालय के शरण ले जा सकते हैं। और दूसरे नंबर का नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कतिपय सकारात्मक निर्देश है, जबकि मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय नकारात्मक आदेश है, अथवा यूँ कहें कि राज्य के कार्य को प्रतिबंधित करते हैं। नंबर 3, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में किसी प्रकार का संघर्ष होने पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता प्राप्त होती है, चूँकि मौलिक अधिकारों का व्यवहारिक क्रियान्वयन न्यायालयों के माध्यम से संभव है। अतः यह स्वाभाविक है मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र है। वैसे समय पर यह प्रयास किया जाता रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाए। और इसके बाद आता है प्रश्न 13वां, जिसमें लिखा हुआ है लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ सदन है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा निम्न प्रकार से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। और देखिए इसमें आपका पहले नंबर का आता है हेडिंग साधारण विधेयकों के संबंध में सामान्यतः दोनों सदनों की स्थिति समान है, लेकिन किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों से गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। चूँकि लोकसभा की सदन संख्या राज्यसभा की संख्या से दोगुनी से भी अधिक है, अतः निर्णय लोकसभा पक्ष में ही होता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का आता है इस संबंध में राज्यसभा शक्तिहीन है, राष्ट्र के
वित्त पर पूर्ण नियंत्रण केवल लोकसभा का है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा भेजा गया वित्त विधेयक 14 दिनों में पारित करना आवश्यक है। राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसका आंसर लिख लेना है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें लिखा हुआ है उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान के अनु 216 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित तथा न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अनिवार्यता परामर्श करता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। संविधान के द्वारा यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और इसके बाद आता है अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें लिखा हुआ है शांतिवाद के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जरूर थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन बहुत ही काम का होगा। तो देखिए, इसका आंसर दिया गया है शांतिवाद विवादों का सुलझाने के हथियार के रूप में युद्ध अथवा हिंसा की बजाय शांति का उपदेश देता है। इसमें विचारों की सैद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से होता है कि युद्ध सुविचारित घातक हथियार से या किसी प्रकार की और जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। व्यवहारिक शांतिवाद ऐसे किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। व्यवहारिक शांतिवाद मान्यता है कि विवादों के समाधान में युद्ध से बेहतर तरीके भी हैं, या फिर यह समझता है किसी की युद्ध पर लागत अधिक आती है, लाभ कम होते हैं। युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपूत जैसे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द सुलह समझौते के पक्षधरों की सौम्य प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग सुलह समझौते के पक्षधरों को शांतिवादी के वर्ग में नहीं रखते, क्योंकि वे कतिपय परिस्थितियों में युद्ध को औपचारिकतापूर्ण मान सकते हैं। बाज़ या युद्ध प्यासू लोग कपोत प्रकृति के विपरीत होते हैं। युद्ध का विरोध करने वाले कुछ शांतिवादी सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती जैसे शारीरिक बल प्रयोग या संपत्ति की बर्बादी के विरोध नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप असैन्यवादी साधारणतया हिंसा की बजाय आधुनिक राष्ट्र राज्यों की सैनिक संस्थाओं के विशेष रूप से विरोधी होते हैं। अन्य शांतिवाद अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे केवल अहिंसक कार्यवाही के स्वीकार्य होने का विश्वास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 15। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीयता किसे कहते हैं, राष्ट्रीयता का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ से होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के लिए लगेगा कि आप बाधा तोड़ रहे हैं।
हमने वादा किया था कि हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 25 तक का पूरा हल बताएंगे, लेकिन हम वादा नहीं तोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से दीर्घ उत्तर के प्रश्न शुरू होते हैं और राजनीति विज्ञान का पेपर है। राजनीति का जो पेपर का मतलब जो प्रश्न का आंसर होता है, दीर्घ उत्तर के प्रश्न का आंसर बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। देखिए दोस्तों, इसमें यदि हम बताएंगे तो एक आंसर करीब 5 मिनट लगेगा बताने के लिए, और यहाँ से आप लोग जोड़िए 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि आपके 10 प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो 50 मिनट का हो जाएगा। नहीं दोस्तों, 50 मिनट अलग से, 25 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और 50 मिनट और अलग से हो जाएगा, यानी कि पूरा वीडियो 75 मिनट का हो जाएगा। इसलिए आप लोग यदि इससे आगे का प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके लिए हम आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कह दें कि ये जो पेपर हमने आप लोगों के लिए बताया है, यह एक मॉडल पेपर है। इसे ओरिजिनल समझने की भूल ना करें, और यदि आप लोग इसे पढ़ते हो तो ये आपके लिए अर्धवार्षिक के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, और साथ ही आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी किफ़ायती हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छात्र, जय राष्ट्र।